जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए ही टॉप मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट पिनाटुबो, माउंट किलीमंजारो, माउंट ताल या माउंट कोटोपैक्सी। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? वो है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? वो है इक्वाडोर में स्थित। और किलीमंजारो कहाँ स्थित है? ये सुपर टेट एग्जाम में आ चुका है, सॉरी, ये सुपर टेट एग्जाम में आ चुका है। तो माउंट किलीमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये तंजानिया में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है चौथा, यानी विश्व का सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो इनमें से कौन सा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या धर्म से? तो चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? वो है चिकित्सा से। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी सही आंसर हमारा तीसरा है, यानी चिकित्सा से। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जे.एल. बेयर्स ने, कोपरनिक्स ने या केपलर ने? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की है? वो की है कोपरनिक्स ने। कोपरनिक्स ने सौर प्रणाली की खोज की। ग्रहों की गति का नियम किसने बताया? केपलर ने बताया। जे.एल. बियर्स ने टेलीविजन का आविष्कार किया था और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वो है कोपरनिक्स, यानी सौर प्रणाली खोज किसने की है? कोपरनिक्स ने की है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी कौन सी है? अल्पस, रॉकीज, एंडीज या हिमालय? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है एंडीज पर्वत श्रेणी। और ये कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 7,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हिमालय एशिया में स्थित है। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में और रॉकीज उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और अल्पस यूरोप की है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है एंडीज, यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है एंडीज। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? 20, 22, 24 या 14? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? वो हैं 24। सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, तो वे ऋषभ देव थे, ये पहले तीर्थंकर थे। और 24वें कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। 24वें महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के संस्थापक भी महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे, भले ही पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, बट जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? म्यांमार से, नेपाल से, बांग्लादेश से या चीन से? कर्क रेखा की बात की जाए, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और अगर विश्व में देशों के हिसाब से देखा जाए तो टोटल 17 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और महाद्वीप यानी 3 महाद्वीपों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार से कर्क रेखा गुजरती है, बांग्लादेश से कर्क रेखा गुजरती है, चीन से गुजरती है, भारत से भी गुजरती है, बट नेपाल से नहीं गुजरती। तो यही हमारा सही ऑप्शन है, यानी सही आंसर हमारा है नेपाल, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ से नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? सौममंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल में? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? वो होता है सौममंडल में। इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती है। ठीक है, सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? बिजली कड़कना, बादल, सभी इसी मंडल में पाए जाते हैं। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में वायुयान उड़ने के लिए एक आदर्श मंडल माना जाता है ये, और इसमें ही ओजोन परत पाई जाती है। मध्य मंडल में सभी
जितने भी उल्कापिंड आके गिरते हैं वे मध्यमंडल में आकर जलने लग जाते हैं, ठीक है, और आयनमंडल में रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? वो होता है क्षोभ मंडल में। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है ब्रिटेन से, यूएसए से, जर्मनी से या आयरलैंड से? तो भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? वो है ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से प्रभावित है। यूएसए की बात की जाए तो मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकाल की अवधारणा ली गई है और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है वो है ब्रिटेन। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बेकाल झील, ग्रेट बियर झील, कार्दा झील या लिंकनबर्ग झील? तो किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? वो कहा जाता है बेकाल झील को, और यही विश्व की सबसे गहरी झील भी है। ये कहाँ स्थित है? ये रूस में स्थित है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या है? बेकाल झील, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में या 1921 में? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में। किसके द्वारा हुई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। किस नाम से? मृतकों का टीला। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। इसका हमारा जो सही ऑप्शन है वो है चौथा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, पुर्तगाली, जापानी या चीन? तो सुनामी जो है वो जापान भाषा का शब्द है, यानी जापानी भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है तीसरा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ठीक है, थोड़ा एरर है तो इसे भूल जाना। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ठीक है। अगर सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाए तो वो कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे सही क्रम है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए? तो वित्तीय आयोग का जो गठन किया जाता है वो किया जाता है 5 वर्ष के लिए। और अभी हाल ही का प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं के.एन. सिंह। क्या है? के.एन. सिंह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। के.एन. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है दूसरा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वो है सारनाथ। तो देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? अशोक के, बिंबिसार के, बिंदुसार के या अकबर के शासनकाल में? तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो वो दिए थे श्रीवस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रीवस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रीवस्ती में। तीसरी बौद्ध संगति जो है वो अशोक के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। किसके कार्यकाल में? अशोक के कार्यकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दूसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बोयोमा, स्टैनली, एंजिल या नियाग्रा? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है एंजिल जलप्रपात। और ये कहाँ स्थित है? ये वेनेजुएला में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। स्टैनली जलप्रपात कांगो में स्थित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व, 328 ईसा पूर्व या 329 ईसा पूर्व? ईसा पूर्व और ईसवी में थोड़ा अंतर समझ लेना, क्योंकि ऑप्शन में आपको ईसवी मिल सकता है कि 326 ईसवी या 326 ईसा पूर्व। तो आप कौन सा ऑप्शन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। तो ईसा पूर्व में ही किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। और कब किया था? मैंने आंसर बता भी दिया कि 326 ईसा पूर्व किया है।
ईसा पूर्व में किया था उसने, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो वो हुआ था झेलम नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर? झेलम नदी के किनारे पर। और झेलम नदी का प्राचीन नाम या फिर पुराना नाम क्या है? विस्तता। क्या है? वितस्ता, वितस्ता। ठीक है, तो वितस्ता झेलम नदी का पुराना नाम है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या इनमें से कोई नहीं? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? वो होगी विषुवत रेखा पर। कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। अब विषुवत रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, कर्क रेखा का जो कर्क रेखा जो स्थित है वो 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? मकर रेखा 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध पर पड़ती है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है तीसरा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? नदियों का, पर्वत का, ज्वालामुखी का, या भूकंप का? तो सिस्मोग्राफ सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसका विज्ञान है? भूकंप का। तो भूकंप का विज्ञान है सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? भूकंप का। और भूकंप की तीव्रता तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है तीसरा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी था। तो आपको वीडियो कैसी लगी? मैं ऐसे ही प्रश्न आपके लिए बार बार लेकर आता रहूँगा, तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब जरूर करना है। आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।